नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज ही डेट 17 दिसंबर और आज के द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा घटकर कितने अरब डॉलर रहा। आपके ऑप्शन थे ए 10.2 अरब डॉलर, बी 8.9 अरब डॉलर, सी 6.6 अरब डॉलर या डी 5.1 अरब डॉलर। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी 6.6 अरब डॉलर। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है इसरो रिलीजेस रिस्पॉन्ड बास्केट इनवाइट्स प्रपोजल्स। ये टॉपिक जो है वो आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया है और ये एक दस्तावेज है जिसमें इसरो के मौजूदा और आने वाले मिशनों के लिए जरूरी रिसर्च प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। तो मंगलवार को इसरो अकादमिक दिवस के उद्घाटन पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत के लिए आइडिया, रिसर्च और टैलेंटेड लोगों से भारत का स्पेस प्रोग्राम मजबूत होगा। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के जरिए अकादमिक संस्थानों के साथ मिलकर मुश्किल तकनीकी चैलेंज सॉल्व किए जा सकते हैं। और इसी के साथ इसरो के साइंटिस्ट ने बास्केट में लिस्टेड टॉपिक्स पर डिटेल्स टॉक्स किए ताकि यूनिवर्सिटी वाले लोग मिशन की जरूरत, रिजल्ट और कोलैबोरेशन के एरिया अच्छे से समझ सकें। अब समझ लेते हैं कि रिस्पॉन्ड बास्केट है क्या। तो ये इसरो और स्पेस डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट की तरफ से चुनी गई एक सबसे जरूरी रिसर्च प्रॉब्लम्स है जो आने वाले मिशनों के लिए है। तो इसके तहत बड़ी यूनिवर्सिटी और मान्यता प्राप्त R&D संस्थानों से रिसर्च प्रपोजल मांगे जा रहे हैं। ये प्रपोजल इसरो के फ्यूचर मिशन और देश की प्राथमिकताओं से जुड़े होने चाहिए और इसकी डेट है 31 जनवरी 2026। इसकी अंतिम डेट रखी गई है। और इसी के साथ ये प्रोग्राम इंडस्ट्री और अकादमिक जोड़कर स्पेस टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, स्टडी अफर्म्स केरलाज रिच बटरफ्लाई डाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट रीजन। और ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी द्वारा प्रकाशित एक ओपन एक्सेस पत्रिका में एंटोमोन में एक मोनोग्राफ आया। उसके अनुसार पश्चिमी घाट के किनारे स्थित सभी भारतीय राज्यों में केरल में तितलियों की जो है वो सबसे अधिक विविधता पाई गई है, जिसमें कि 328 प्रजातियां दर्ज की गई हैं और इसमें से 41 प्रजातियां जो है पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। जो शोधकर्ता है उनका ये कहना है कि पूरे पश्चिमी घाट में तितलियों की जो कुल संख्या है वो 337 प्रजातियां पाई गई और इनमें से लगभग पूरी विविधता केरल में मौजूद है। वहीं तितलियों के प्रमुख परिवार की बात करें तो केरल की तितली प्रजातियां जो है इसमें 6 परिवारों में विभाजित हैं, जिसमें कि निम्फालिडे में 97 प्रजातियां हैं, लाइकेनिडे में 96 प्रजातियां हैं और हेस्पेरिडे में 82 प्रजातियां हैं। इसके अलावा पैप्लियोनिडे और पिएरिडे और रियोडिनिडे परिवार की तितलियां भी इसमें शामिल है। इस अध्ययन में 36 प्रवासी प्रजातियां को भी दर्ज किया गया जो कि मौसमी तितली आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में राज्य की भूमिका को उजागर करता है। और केरल से दर्ज की गई 22 प्रजातियां आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल है। हालांकि इनमें से अधिकांश कम चिंताजनक श्रेणी में आती है, जबकि 2 को संकट के करीब के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि केरल में पाई जाने वाली 70 प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया और इनमें से केवल 4 प्रजातियों को अनुसूची 1 के तहत उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। और इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो तितलियों के लार्वा यानी सुंडियों के मेजबान पौधों की विस्तृत सूची है। इसमें 1800 से अधिक भोजन संबंधी रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। 350 से ज्यादा नए क्षेत्रीय अवलोकन शामिल है और लगभग 800 पौधों की प्रजातियों को इस सूची में कवर किया गया है। इसलिए ये खोज काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 6 चिल्ड्रंस टेस्ट HIV पॉजिटिव और ये आपका जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला देखने को मिला है। यहाँ पर कम से कम 6 ऐसे बच्चे हैं जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और अधिकारियों के अनुसार ये संक्रमण जिला अस्पताल में थैलेसीमिया के इलाज के दौरान जो भी रक्त आदान हुआ है उससे ये जुड़ा हो सकता है। और संक्रमित बच्चों में
11 वर्ष से कम उम्र के 5 लड़कियों और 9 साल की एक बच्ची शामिल थे और इन सभी बच्चों को थैलेसीमिया बीमारी के कारण लंबे समय से नियमित रूप से रक्त चढ़ाया जा रहा था। हालांकि इन बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि जनवरी से मई 2025 के बीच हो गई थी, लेकिन ये मामला अब सार्वजनिक रूप से सामने आया है। और इसी के साथ वहां के उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बताया है कि जांच भी की जा रही है कि क्या रक्त आदान केवल सरकारी अस्पताल में हुआ था या फिर किसी अन्य हॉस्पिटल में भी हुआ था। और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने ये बताया कि ये बच्चे जो है लंबे समय से थैलेसीमिया का इलाज करा रहे थे और उन्हें कई बार जो है कि ब्लड चढ़ाया गया। बार बार ब्लड चढ़ाने के कारण ये बच्चे HIV की उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं और इसी वजह से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उनकी आगे की जांच की गई और इलाज जो है वो तुरंत शुरू कर दिया गया। और संभावना ये भी है कि रक्तदान के अलावा दूषित इंजेक्शन या सिरिंज के कारण भी संक्रमण हो सकता है। अब समझ लेते हैं HIV के बारे में। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV एक ऐसा वायरस है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसके चलते तपेदिक संक्रमण और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों से संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स संक्रमण की सबसे उन्नत अवस्था में होता है और HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, जिनमें कि रक्त, संकादूत, वीर और यूनी द्रव्य इसमें शामिल होते हैं और ये माँ से बच्चे में भी फैल सकता है। और आपको बता दें कि HIV संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एंटी रेट्रोवायरल दवाओं से किया जाता है, जो शरीर में वायरस की संख्या बढ़ने से रोकती है और अनुपचारित HIV कई वर्षों बाद एड्स में परिवर्तित हो जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये HIV एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। और इसी के साथ इसे पहली बार 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया गया था और 2025 का विषय है व्यवधानों पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है PM ऑनर्ड विद इथियोपियाज हाईएस्ट अवार्ड। ये जो टॉपिक है वो अवार्ड से संबंधित है, तो इसे समझ लेते हैं। और साथ ही साथ ही आपका GS पेपर 2 IR से भी संबंधित है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जिसका नाम है द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथियोपिया और इसे द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी कहा गया है। और ये सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अवार्ड इन्हें प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत इथियोपिया संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत की और भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का भी फैसला लिया है। अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन कंक्लूड्स। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का समापन हो गया है। आपको बता दें कि ये इसका 14वां संस्करण रहा है और मित्र का अर्थ रखने वाला इक्वेरियन कार्यक्रम 2009 में शुरू हुआ था। इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच होने वाला 3 प्रमुख संयुक्त अभ्यासों में से एक है और ये जो अभ्यास है वो द्विपक्षीय सैनिक वार्षिक अभ्यास है जो बारी बारी से भारत और मालदीव में आयोजित किया जाता है। और इस अभ्यास का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया था और इसी के साथ भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की भागीदारी इसमें देखने को मिली है। और इसी के साथ इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी, जंगल और तटीय इलाकों में उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते समय अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इसके अलावा अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। देश सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के प्रति भारत और मालदीव की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि भारत उन पहले देशों में से था जिन्होंने 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देशों के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध प्राचीन काल से ही गहरे रहे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है राष्ट्रपति भवन डिस्प्लेज पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल 21 परमवीर चक्र अवार्ड्स। ये जो टॉपिक है ये भी आपका अवार्ड से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत के इतिहास में एक गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक कदम उठाया गया है। अब परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीर सैनिकों के चित्र राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किए गए हैं। इन चित्रों ने उन 96 ब्रिटिश सहायक उपायुक्तों के चित्रों का स्थान लिया जो पहले राष्ट्रपति भवन में लगाए गए थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता,
साहस और आत्म बलिदान के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर ये उद्घाटन इसका किया है। राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। ये जो दीर्घा है वो आगंतुकों को उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में जानकारी देगी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अदम्य संकल्प और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ कुछ और नाम परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, जिसमें कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। भारतीय नौसेना के ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाकर राष्ट्रीय ध्वज और छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित प्रतीक अपनाया गया। 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह में पश्चिमी धुनों की जगह सितार, संतूर और तबला जैसे भारतीय वाद्य यंत्र शामिल किए गए। और 2018 में राज द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। और 2024 में केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया और 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया की किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑर्डर ऑफ द ब्लू नाइल, बी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, सी स्टार ऑफ अफ्रीका या डी ऑर्डर ऑफ इथियोपियन फ्रेंडशिप। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है और आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आइस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।